हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कल के इस सीरीज में हम लोग पार्ट 1 देखे थे जैव पराक्रम के। आज हम लोग जैव पराक्रम के पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कल के बारे में थोड़ा कुछ रिवीजन करा देना चाहता हूँ। कल हम आपको बताए थे जैव पराक्रम के बारे में, जैव पराक्रम क्या होता है। उसके बाद बताए थे पोषण की परिभाषा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और उसके विभिन्न परपोषण स्वपोषण के जो विभिन्न प्रकार थे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी, सब के बारे में कल हम आपको बता दिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण देखिए, अमीबा के बारे में आप सभी जानते हैं। कल हम उदाहरण में बताए थे कि यह प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव, प्राणी समपोषी के मतलब हम बताए थे कि इसमें ये भोजन के लिए मनुष्य के तरह ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें आपको बता दूं कि यह मृदु जलीय अनियमित आकार की एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। अनियमित आकार के कहने का मतलब है कि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। अगर आप इस तरह से बना दिए तो भी अमीबा हो गया, ऐसे बना दिए तो भी अमीबा हो गया, अगर इसकी आकृति आप इस तरह से बना रहे हैं तो भी अमीबा हो गया। हम बात कर रहे हैं अमीबा में पोषण की। तो देखिए अमीबा में पोषण क्या होता है। इसके अंदर जो इस तरह की जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहते हैं कूटपाद, या कई किताबों में इसे पादाप भी लिखा गया है। अंग्रेजी में इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। यह अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार के होने का मुख्य कारण यह है कि इसका जो कूटपाद है, कूटपाद की आकृति हमेशा बिगड़ती रहती है। आकृति बनती बिगड़ती रहती है। आकृति बनने बिगड़ने के कारण यह अनियमित आकार की होती है। देखिए, तो आकृति जो है इसका, वह हमेशा बनते बिगड़ते रहता है। बनने और बिगड़ने के कारण यह अनियमित आकार की होती है। इसके बीच में होता है एक केंद्रक। अच्छा, इसका आकृति बनता बिगड़ता काहे है? तो देखिए, आपको इस बात की ज्ञात होनी चाहिए कि यह अपना भोजन, अमीबा जो है वो अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। और अमीबा का प्रचलन अंग जो है, इसका प्रचलन अंग भी कूटपाद है। अब मान लीजिए कि यह जो अमीबा है, इस अमीबा के पास सपोज दैट कि एक भोजन आ गया। अब यहाँ पे एक भोजन का पार्टिकल है। अब अमीबा करेगा क्या कि चारों ओर से इसको इस तरह से इसको बढ़ाएगा, आकृति को नीचे से इस आकृति को इस तरह से बढ़ाएगा, इसलिए ताकि इसको पूरी तरह से भोजन को ढक ले। अब बताइए आप लोग कि जब इसकी आकृति इस तरह से इसको बढ़ा रहा है, तो अब देखिए अमीबा की आकृति बदल रही है। अब बदलने के बाद अब इस अमीबा की आकृति इस तरह की होगी, पहले थी आकृति में बदला हुआ। तो यही कारण है कि अमीबा की आकृति बदलते रहती है। इसका खाने का और भोजन के अपचित पदार्थ को निकालने का, दोनों का कोई फिक्स स्थान नहीं होता है। जहां मन वहां से खाएगा और जहां मन वहां से भोजन को निकाल देगा। इसके बाद ये अमीबा की तरह ही एक और अन्य जीव है
जिसका नाम है पैरामीशियम। तो अब बात करते हैं पैरामीशियम में पोषण। अब हम लोग देखेंगे पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम के बारे में देखेंगे। अमीबा के तरह, अमीबा के तरह ही मृदु जलीय जीव है, लेकिन इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। मतलब कि जो इसकी आकृति है वह जो हम लोग पैर में स्लीपर पहनते हैं उस स्लीपर की आकृति की होती है। इस तरह का होता है अमीबा। इस अमीबा के सारे शरीर के बाहर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिससे इसमें प्रचलन होता है, और इस रोम जो है, इस रोम का नाम है सिलिया। इस रोम को सिलिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? सिलिया। इसमें देखिए इस तरह से एक संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं साइटोस्टोम, साइटोसोम कहते हैं, साइटोस्टोम, या आम भाषा में हम इसको कोशिका मुख भी कह सकते हैं। बस अमीबा और पैरामीशियम में अंतर क्या है? यह भी मृदु जलीय है, अमीबा भी मृदु जलीय था। अंतर क्या है कि उसकी आकृति अनिश्चित होती है लेकिन इसकी आकृति निश्चित होती है। इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। इसमें प्रचलन के लिए सिलिया पाया जाता है और अमीबा में प्रचलन के लिए कुटपाथ पाया जाता था। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण साइटोस्टोम से होता है लेकिन अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाथ के द्वारा ही होता था। ये हो गया पैरामीशियम के बारे में। इससे ज्यादा बोर्ड में ज्यादा प्रश्न इससे नहीं बन पाते हैं। अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे मनुष्य में पाचन, जो कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हमको जानना है कि पाचन किसको कहते हैं, पाचन क्या है। देखिए पाचन अंग्रेजी में इसका नाम है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाइजेशन। क्या होता है इसमें? मान लीजिए कि ये कोई भोजन है, तो इस भोजन को अगर आपको किसी को खिलाना है, या सपोज दैट कि ये किसी प्रकार का भोजन है, ये कोशिका है, अगर हम इसको खिलाना चाहेंगे तो क्या खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। लेकिन जब हम इस पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद वह उसे आसानी से खा लेगा। तो डाइजेशन का मतलब यही होता है कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल के रूप में तोड़ना। पाचन के लिए हमारे शरीर में जो भी अंग पाचन में सहायक होते हैं, पाचन में सहायक अंग को पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। इसमें कौन कौन अंग भाग लेते हैं? इसमें निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं मुख गुहा, लार ग्रंथि, ग्रास नली, अमाशय,
यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि। बहुत सारी सहायक ग्रंथियां भी होती है जो हमारे पाचन में सहायता करती है। अब इसमें देखिए होता क्या है, भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से शुरू होगा और अंततः बड़ी आंत तक पहुंचेगा। यहाँ अंत में जाइएगा तो आपको मिलेगा मल द्वार। मल द्वार तक भोजन जाएगा और शेष के रूप में मल द्वार कभी समय समय पर खुलता है और खुल करके जो हमारे शरीर का अपचित भोज्य पदार्थ होता है वह हमारे शरीर से बाहर निष्कासित होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अगले पायदान में इसको समझाएंगे हम डायग्राम बना करके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक आहार नाम का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है और मैं भी चांस है कि इस वर्ष भी पूछे। तो मनुष्य का स्वच्छ एवं सुंदर एक चित्र बनाएंगे हम लोग। चित्रकारी में मैं थोड़ा कमजोर हूं, इसलिए इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितना आता है उतना बना दूंगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए लगभग यही होता है मनुष्य के, अगर साइड से देखा जाए तो साइड से उसका भी यही होता है। यहाँ देखिए नासिका छिद्र जो होता है और ये होता है मुख गुहा। ये दोनों आपस में इस स्थान पर आकर के यहाँ एक ग्रंथि टाइप की संरचना होता है, यहाँ आकर के मिल जाते हैं। मिलने के बाद फिर यही यहाँ होता है स्वर यंत्र। इसके अंदर उपास्थियां पाई जाती है। जब और शरीर के नीचे वाले भाग में आएंगे तो यहाँ पाया जाता है अमाशय, और अमाशय के इस भाग पर यहाँ पाया जाता है, इसका नाम है यकृत। जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहते हैं अग्न्याशय। और इसमें देखा जाए तो इस तरह के संरचना से आपको पूरा शरीर भरा हुआ मिलेगा उधर गुहा में। देखिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसका नाम है मुख गुहा। देखिए गुहा एक शब्द आता है बायोलॉजी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैविटी। इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर का खाली स्थान, जहाँ खाली स्थान होता है उसको बायोलॉजी में कहा जाता है गुहा। हम लोग जैसे ही मुख गुहा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है कि हमारा जो मुख गुहा है वो दो मांसल होठ से बंद होते हैं। जब वो होठ को अंदर खोल करके जब अंदर जाएंगे तो हमें मिलेंगे वहां दांत मिलेंगे। दांत की संख्या कोई होती है 32 और दूध के दांत जो होता है, दूध के दांत की संख्या होता है 20। ये दूध के दांत जो है वो आपके 12 साल की उम्र तक टूट जाते हैं, पुनः नए दांत जन्म लेते हैं जो होते हैं कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। इसके बाद ये जो दांत होता है, इस दांत के ऊपर एक कठोर परत होता है, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे कहते हैं एनामेल। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है कि सब दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एनामेल। और यह जो है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है।
दांत के भीतरी परत को क्या कहते हैं? सबसे भीतरी परत, भीतरी परत को कहते हैं डेंटाइन। इन सब बातों को, छोटे छोटे बिंदुओं को याद रखेंगे। दांत की जब बात होती है तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला दांत होता है उसका कहते हैं कर्तनक। कर्तनक मतलब कि जिसको से काटा जाता है, कर्तनक। दूसरा दांत होता है उसको कहते हैं रदनक। आगे होता है चवर्णक, सॉरी पहले अग्र चवर्णक होता है, अग्र चवर्णक। और चौथे नंबर पर जो दांत का भाग आता है उसका नाम है चवर्णक। देखिए होता क्या है, कर्तनक दांत जो होता है, आपका परीक्षा में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य लिखें। तो कर्तनक दांत जो होता है उसका काम होता है काटना। काटने वाला जो दांत होता है उसको कहते हैं कर्तनक। जो दांत फाड़ने वाला होता है, जो दांत फाड़ने वाला होता है, तो फाड़ने वाला दांत को कहते हैं रदनक। और चवर्णक और अग्र चवर्णक दोनों का काम है भोजन को चबाना और पीसना, चबाना और पीसना। कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। 32 दांतों को 4 प्रकार में बांटा गया है, कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कर्तनक मतलब काटने वाला, रदनक मतलब फाड़ने वाला, अग्र चवर्णक और चवर्णक मतलब चबाना और पीसना। ये 4 प्रकार के दांतें होती हैं। अगर संख्या पूछ लिया जाए कि कौन से दांत की कितना संख्या होता है, तो याद रखेंगे ये जो कर्तनक दांत है इसकी संख्या 8 होती है, रदनक दांत की संख्या 4 होती है, अग्र चवर्णक दांत की संख्या 4 होती है और इसकी संख्या 6 होती है। देखिए कुल जोड़ करके, एक सेकंड, इसकी संख्या होती है 12 और इसकी संख्या होती है 8। 2 4 नीचे 4 ऊपर, तो कुल मिलाकर के हो गए 8 4 12 और 8। जो ये 8 4 12, 12 2 14, 14 8 22, हासिल 2 2 1 3। कुल मिलाकर के दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। कभी कभी आपके परीक्षा के में तो नहीं पूछता है, लेकिन जानना जरूरी है, दंत सूत्र होता है। तो दंत सूत्र याद रखेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3। कैसे निकलता है दंत सूत्र? तो इस सब में क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड कर देने पर हमको प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, इसको फिर 2 बार में और इसको 3 बार में। ये जो है ये वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। यही अगर बात करते हैं छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे का दंत सूत्र 2 0 2 3 2 0 2 3 होता है। इसके बाद दांत से हम लोग जब भोजन को अच्छी तरह से चबा लेते हैं तब हम लोग पाते हैं जीभ के बाद। जीभ क्या होता है? तो जीभ की अगर बात करते हैं तो जीभ का पिछला भाग आधार से जुड़ा होता है। आधार से जुड़ा एवं अगला भाग स्वतंत्र होता है। अगला भाग स्वतंत्र होता है। कहावत आप बहुत सुने होंगे कि जीभ जे न करा दे, क्या कि अगला भाग स्वतंत्र है, गए पे मुंह बुला के चल दिए, कोई कुछ कर दिए, जैसे आपको जो भी इच्छा करता है लोग कर देते हैं जीभ से। जीभ का प्रमुख काम क्या है कि जब हम भोजन को चबा लेते हैं तो उसको लार के साथ सानता है। देखिए बात हुई लार की, आखिर लार कहाँ से निकलता है? लार को निकालने, देखिए लार में सबसे पहले हमको याद रखना है कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है टाइलिन। आपके परीक्षा में अगर पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो आपको बताना है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है।
देखिए लार में टाइलिन और लाइसोजाइम 2 एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि अगर बोर्ड परीक्षा में सवाल आपसे पूछता है, क्वेश्चन बैंक को अगर आप पलट के देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वहां आपको बताना है टाइलिन। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, जो हम लोग के आंख से आंसू निकलता है, तो आंख से आंसू भी निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम के कारण। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस हुआ। लार जब सनेगा तो लार को सनने के लिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला साइड में बता रहे हैं कि लार कैसे सनेगा, किससे, कौन सा एंजाइम से निकलता है। देखिए लार के बारे में हम बता रहे हैं, ये सब बात हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह मेरे पास बहुत कम है। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और ज्यादा कंपटीशन होता है तो पढ़ने में मजा आता है। हम बात कर रहे थे लार की। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है। लार कहाँ से निकलता है? लार को निकलने के लिए ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि उसको कहते हैं। ये लार ग्रंथि 3 प्रकार का होता है। तीनों का नाम क्या है? पहला होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा होता है पैरोटिड लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि 3 प्रकार के, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथि। 3 प्रकार का होता है। अभी दोनों तरफ आ जाता है, इधर भी 3 गो और इधर भी 3 गो, तो कुल मिलाकर के आपसे पूछेगा कि कै गो होता है, तो 3 जोड़ी हम इसको कह सकते हैं। मतलब लार ग्रंथि हमारे मुंह में 6 गो होता है। इसमें देखिए आप कभी कभी देखते हैं कोई के आदमी के यहाँ पे कुछ सटले रहता है, साट करके रखता है, उस साट करके रखता है, क्या होता है, तो उसमें होता क्या है कि उसका जो पैरोटिड ग्रंथि है, वो पैरोटिड ग्रंथि में विषाणु के संक्रमण से सूजन आ जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग गलसुआ या मम्प्स कहते हैं। तो जिसके कारण उस पर गर्म पट्टी साट करके उसको रखता है। अभी इन्वर्टर जो है डिस्चार्ज हो चुका है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका क्लास डिस्टर्ब हो। आज के क्लास को हम इतना ही तक स्थगित रखते हैं। अगले क्लास में बने रहेंगे आप नए वीडियो के साथ, मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही होंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर कुछ कमी दिख रही है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।